हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर कर रहे हैं मुद्रा का अर्थ, कार्य एवं महत्व। चैप्टर नंबर है 17। ये पूरी यूनिट 11 नंबर की आती है, इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी है। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर का नाम है फिर वह मुद्रा के अर्थ, कार्य एवं महत्व। ठीक है, तो कहते हैं मुद्रा का आविष्कार मानवीय आविष्कारों में सबसे महत्वपूर्ण है। ज्ञान की प्रत्येक शाखा में एक महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ, जैसे यंत्र कला में पहिए का आविष्कार। ज्ञान की प्रत्येक शाखा, विज्ञान में आग का, राजनीति शास्त्र में वाट का, उसी प्रकार अर्थशास्त्र में मनुष्य के सामाजिक जीवन के व्यापारिक पक्ष में मुद्रा का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। आदिकाल में मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए प्रकृति पर निर्भर था। ठीक है, अपनी आवश्यकता जो प्रकृति पर कंदमूल वगैरह जो भी थे उन पर निर्भर था। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ उसने समूह में रहना सीखा। समूहों में रहते रहते मनुष्य ने अपनी रुचि, कौशल, क्षमता के आधार पर अलग अलग व्यवसायों का चयन किया, जिनमें से विभिन्न आवश्यकताएं पूरी होने लगी। प्रारंभिक काल में समूह छोटे होने के कारण मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को लेन देन सहज और सरल रूप में करने लगे। वस्तु के बदले वस्तु खरीदने बेचने की इस व्यवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली, अब पढ़ते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। देखो, वस्तु हो गई, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान प्रणाली। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत दो व्यक्तियों द्वारा परस्पर स्वयं के द्वारा उत्पादित अतिरिक्त, फिर दोबारा से रिपीट करते कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत दो व्यक्ति द्वारा, परस्पर हो गया, स्वयं के द्वारा उत्पादित अतिरिक्त, स्वयं के द्वारा उत्पादित अतिरिक्त शब्द बोला कि जो उत्पादन कर रहे हैं वो अतिरिक्त, जैसे मुझे 10 बोरी गेहूं मैंने उत्पादन किया 15, तो 5 हो गया अतिरिक्त। सेवाओं का लेन देन किया जाता है। प्राचीन काल में मनुष्य केवल प्राथमिक व्यवसाय में ही संलग्न थे, जैसे कृषि पालन, मछली पालन। ठीक है, आखेट, अब यहाँ एक शब्द है आखेट। आखेट का मतलब होगा शिकार। ठीक है, अतः सामान्यतः आखेट है। सामान्यतः अनाज के बदले वस्त्र, वस्त्र के बदले दूध, दूध के बदले अनाज तथा पालतू पशुओं का भी विक्रय इस प्रणाली में के माध्यम से किया जाता था। व्यवस्था पूर्णतः आपसी समझ और व्यवसाय पर था। यानी उस समय की बात है जब मुद्रा का चलन नहीं हुआ था, मुद्रा का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। हालांकि वस्तु विनिमय प्रणाली कुछ समय तक हमें देखने को मिलती थी, जहाँ अनाज के बदले मजदूरी ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, तो यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली कहता है कि सामान्यतः अनाज के बदले वस्त्र, तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी, जो उत्पादक है उसके पास अतिरिक्त उत्पादित वस्तुओं का आपस में आदान प्रदान कर अपनी आवश्यकताएं संतुष्ट करते थे, और यह व्यवस्था पूर्णतः विश्वास पर आधारित थी। अब आगे देखते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष। मानव सभ्यताओं के विकास के साथ मनुष्य की आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ते चले गए। ठीक है, जो लेन देन आर्थिक क्रिया बढ़ते चले गए। वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी, जिसके कारण इसका लोप हो गया। लोप का मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली खत्म होती चलेगी। कहता है वस्तु विनिमय प्रणाली कहता है मानव सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ते चले गए। वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी, जिसके कारण इसका लोप हो गया। फलस्वरूप इसका स्थान मुद्रा व्यवस्था ने ले लिया। आइए कुछ प्रमुख कठिनाइयों का समझने का प्रयास करते हैं। पहला, दोहरे संयोग की कठिनाई। बाजार में वस्तु विनिमय तभी संभव हो सकता है जब दो व्यक्ति एक दूसरे के लिए उपयोगी वस्तुओं का लेन देन करने हेतु तत्पर हो। बाजार में वस्तु विनिमय प्रणाली तभी संभव हो सकता है जब दो व्यक्ति एक दूसरे के लिए उपयोगी वस्तुओं का लेन देन करने हेतु तत्पर हो। ऐसा संयोग सदैव मिलना कठिन है। कहते हैं सबसे पहले समस्या क्या थी इस प्रणाली में कि दोहरे संयोग की आवश्यकता थी। देखो, दोबारा ध्यान से देखना, बाजार में वस्तु प्रणाली तभी संभव हो सकता है, तभी संभव जब दो व्यक्ति एक दूसरे के लिए उपयोगी वस्तुओं का लेन, एक दूसरे के लिए, जैसे एक के पास अनाज है, एक के दूसरे के पास चावल, तो हो गया ना, और
लेन देन करने के तैयार भी एक अर्थों का तत्पर। ऐसा ही सहयोग सदैव देखने में मिलना कठिन। यदि एक किसान अपने अतिरिक्त गेहूं के बदले चीनी खरीदने हो, तो अतिरिक्त गेहूं यानी कि उसके पास अतिरिक्त गेहूं है, उसे चीनी खरीदने, तो उसे ऐसे व्यक्ति को तलाशना पड़ेगा जिसके पास अतिरिक्त चीनी विनिमय हो, तो और ऐसा सहयोग आसानी से मिलना संभव आवश्यक नहीं। यानी देखो, अतिरिक्त गेहूं के बदले चीनी, अब चीनी जो चीनी वाला खरीद व्यक्ति है वो भी वो गेहूं खरीदना चाहता है, यानी कि अतिरिक्त तो गेहूं है, हो सकता है दूसरे व्यक्ति के पास अतिरिक्त चीनी हो, परंतु गेहूं की जगह क्या खरीदना चाहता हो, कपड़ा। इसलिए दोहरा संयोग हो, यानी कि एक तो पहले तो अतिरिक्त तो उसे वो व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसे के पास चीनी हो, दूसरे संयोग क्या उसके पास चीनी के बदले वो गेहूं भी खरीद लेना चाहता हो, तो ऐसा दोहरा संयोग मिलना कठिन हो। दोहरा संयोग का मतलब ये हो गया कि वो व्यक्ति ऐसी सेम वस्तुओं का आदान प्रदान करना भी चाहता हो, जैसे पहले का ना, पहले तो हमें व्यक्ति ढूंढ जिसके पास अतिरिक्त गेहूँ, सेकंड क्या करना चाहेगा, उसको लेने के लिए जिस व्यक्ति के पास अतिरिक्त चीनी है वो गेहूँ प्राप्त करना भी चाहता हो। वस्तु के मूल्य मापन में कठिनाई। वस्तु के मूल्य मापन में कठिनाई है। विनिमय हेतु उपलब्ध अतिरिक्त वस्तुओं का मूल्य मापना, क्योंकि हाँ बेटा उस समय मुद्रा तो थी नहीं। लेन देन अथवा विनिमय करने वाले दोनों व्यक्तियों के आपसी समझ उपयोगिता के आधार पर वस्तु का विनिमय होता था। वास्तव में प्रत्येक सौदे में वस्तुओं को नए सिरे से मोल भाव अत्यंत कठिन कार्य, क्योंकि उस समय मुद्रा था नहीं। जैसे अब किसी के पास भैंस है और वो भैंस के बदले बकरी लेना चाहता है, अब ये नहीं लगा सकते कि भाई भैंस कितनी बकरी दी जाएगी। अब इस समय तो मुद्रा का जन्म होने बाद भाई भैंस है 10,000 की, बकरी 3 होगी 10,000, तो हम वैल्यूएशन कर सकते हैं, यानी कि हम अब आपस में एक्सचेंज करते हैं मोबाइल के बदले, तो हम कर सकते हैं, परंतु उस समय मुद्रा का प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ था, जन्म नहीं हुआ था। भावी बचत संभव नहीं। कहता है इस व्यवस्था में ऐसी वस्तुओं का लेन देन होता था जिसका दीर्घ काल तक संचय कठिन होता था। संचय का मतलब एकत्रित, विशेष तौर पर फल, दूध, सब्जी आदि खाद्य पदार्थ भावी समय के लिए बचाकर नहीं रखे जा सकते थे, अतः इस प्रणाली में अतिरिक्त उत्पादों की भावी बचत संभव नहीं थी। यानी जिस मुद्रा का जन्म होने बाद हम क्या कर सकते हैं, भविष्य के लिए बचत भी कर सकते हैं, परंतु हम वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, अतिरिक्त वस्तुओं का हम संचय के लिए नहीं रख सकते थे। ठीक है। वस्तु विनिमय अब अगला है अविभाज्य वस्तु विनिमय, जिनका विभाजन नहीं कर सकते। वस्तु विनिमय प्रणाली में प्राय वस्तु के विभाजन की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए एक भैंस का विनिमय मूल्य 4 बोरी गेहूँ है, तो ऐसे में यदि किसान की ज़रूरत 1 बोरी गेहूँ है, तो अपनी भैंस को जो कि अविभाज्य है को 1 बोरी गेहूँ के विनिमय नहीं कर सकता, क्योंकि सबको पता है कि 1 बोरी गेहूँ की मूल्य और किसके भैंस के बराबर नहीं है। परंतु इस समय हम आसानी से कर सकते थे, 1 बोरी हम मूल्य वैल्यूएशन कर लेते थे। एक भैंस का मूल्य होगा जी 20,000 और 1 बोरी गेहूँ का मूल्य कितना हो गया 2,000, तो हम कह देंगे 10 बोरी के बराबर एक भैंस है। परंतु उस समय मुद्रा का जन्म ही नहीं हुआ, तो अविभाज्य वस्तुओं का नहीं कर सकते थे। जैसा मैं यहाँ बताया कि 1 बोरी गेहूँ का मूल्य 2,000 और भैंस का कितना होगा 20, में कहूँ भाई 1 बोरी ले जाओ और 18,000 रुपये और ले ले, परंतु उस समय मुद्रा का जन्म ही नहीं हुआ था। तो ऐसे समय में वस्तु विनिमय प्रणाली में प्राय वस्तु विभाजन की समस्या भी उत्पन्न हो जाती थी। उदाहरण के लिए एक भैंस का विनिमय मूल्य 4 बोरी गेहूँ है, तो ऐसे में यदि किसान की ज़रूरत 1 बोरी गेहूँ है, तो अपनी भैंस को जो कि अविभाज्य, क्योंकि भैंस के टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको विभाजन नहीं रखा जा सकता। ठीक है भाई, तो एक समस्या उत्पन्न हो जाती थी। तो पहले हमने पढ़ा क्या, दोहरे संयोगी कठिनाई। इसमें क्या था कि हमें ऐसे व्यक्ति ढूंढे जिसके पास अतिरिक्त वस्तु भी और वो हमारी वस्तु को प्राप्त करना चाहता हो। दूसरे में वस्तु के मूल्य में कठिनाई की कितने किस चीज़ के बराबर या सौदों को नए सिरे से करना पड़ता था, मूल्य मापन में कठिनाई थी। वो किस समय कैसे होता था, आपसी समझ द्वारा। तीसरा था भावी बचत संबंध, यानी कि हम उस समय वस्तुओं को भविष्य के लिए बचा कर नहीं रख सकते थे। फल सब्जी अतिरिक्त थी तो उस संचय भी नहीं कर सकते थे।
अविभाज्य वस्तु के मूल्य में कठिनाई। अविभाज्य वस्तु के क्या जिनका विभाजन नहीं कर सकते। भैंस के एक भैंस और एक बोरी गेहूँ का मूल्य अलग अलग हो सकते हैं। एक भैंस के बदले हमें एक बोरी लेनी तो यह विभाजन में कठिनाई उत्पन्न